यह चैप्टर 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से ली गई है। इसमें बिरजू महाराज के बारे में बताया गया है। उनसे साक्षात्कार में बहुत सारे आप जैसे बच्चों ने प्रश्न पूछा है। इस चैप्टर को ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में आपको पेश कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के रूप में आपको इस चैप्टर का पूरा पेज दिखेगा। तो देखिए इसमें क्या है और इसको क्यों हम कर रहे हैं। इसमें कथक की बात है। जो कथक के महाराज हैं बिरजू महाराज, उनके बारे में यह एक साक्षात्कार है। और इस ऑडियो को आप कभी भी यूट्यूब से सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं और अपनी भाषा शैली को सुधार सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है, बिरजू महाराज। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव भरा था। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी। आइए आज हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिलें। इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं आपके जैसे ही कुछ बच्चे। श्रेया, सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? यह बात श्रेया पूछती है। तो बिरजू महाराज कहते हैं, एक ज़माना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। हवेली के दरवाजे पर 8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे, वे अब खाली पड़े थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियाँ जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचते थे और गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रमों से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे। अम्मा बार बार यही कहा करती थी, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी न मिले, पर अभ्यास जरूर करो। तनुश्री पूछती है, आपने कथक किससे सीखा? बिरजू महाराज बोलते हैं, मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूंकि कथक का माहौल था, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक का तालीम शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा या ताबीज बांधते हैं और शिष्य गुरु को भेंट देता है। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया है। कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है,
तभी गंडा बांधता हूँ। तनुश्री पूछती है, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? बिरजू महाराज बोलते हैं, यह तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरी शिष्या शोभना नारायण आईएएस अफसर है और अच्छी नर्तकी भी। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएँ और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा, तुम नौकरी में बँट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। मानिक पूछता है, कथक की शुरुआत कब हुई? तो बिरजू महाराज बोलते हैं, कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। भारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था। तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहाँ 989 कथिकों के घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बैरगिया नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। क्या कहानी है? एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ पहुंचे। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मगन हो गए। तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया। और एक गाना है, बैरगिया नाला जुलुम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर। जब तबला बोले धिन धिन, तब एक एक पर 3 3। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है? श्रेया पूछती है। तो बिरजू महाराज बोलते हैं, गाना, बजाना और नाचना ये तीनों संगीत का हिस्सा है। संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है। कृष्ण मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है और फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा भी गड़बड़ी हुई नहीं कि उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करती है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। फिर तनुश्री पूछती है, आपने कथक में कई नई नई चीज़ें भी जोड़ी है ना? तो बिरजू महाराज बोलते हैं, कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है। हाँ, उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। हमने गौर किया कि हमारे चाचा लोग और बाबूजी नाचते तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर लिया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थे। हम तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया।
इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। तनुश्री पूछती है, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे। तो बिरजू महाराज कहते हैं, भाषाएं अलग अलग होती है पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पे सब माएँ यशोदा है और सब नन्हे बच्चे कृष्ण। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं। चाहे नृत्य हो या कुछ और, परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष से लिए बीज को बोएं तो समय आने पर एक और वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पे निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिला है। मानिक पूछता है कि आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो बिरजू महाराज बोलते हैं, पहले मंच नहीं होते थे। फर्श पर चांदनी बिछाने की बड़ी सफ़ेद चादर बिछी होती थी जिस पर कथक होता था और दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होठ रंगने के लिए पान होता था। पहले नर्तक कथा के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खींच जाता था कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाया और दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पे छोड़ दिया जाता है। श्रेया पूछती, आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया? तो बिरजू महाराज कहते हैं, बहुत छुटपन से ही तबला पीटना शुरू कर दिया था। चाचा ने कहा, लड़के के हाथ में लय है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए। बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया। मानिक पूछता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? तो बिरजू महाराज बोलते हैं, लोक नृत्य सामूहिक होता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं। दूसरी ओर शास्त्रीय नृत्य में एक नर्तक अकेला ही काफ़ी होता है। लोक नृत्य नाचने वालों के अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है। शुरू में कथावाचक भी लोक नर्तक हुआ करता था। धीरे धीरे जब उसकी खास शैली एवं रूप निश्चित होता गया तो वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। श्रेया पूछती है, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है? तो बिरजू महाराज बोलते हैं, कुछ वर्ष पहले तक दयनीय स्थिति थी। अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, पर शोर वाले संगीत नृत्य का भी खूब प्रचलन है। मैं सबसे यही कहता हूँ, वह संगीत सुनो देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो, अनुभव करो। तनुश्री पूछती है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है? बिरजू महाराज बोलते हैं, कथक
भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी। इसमें एक शास्त्रीय नृत्य और है सत्रिया, जो असम का है, वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगिमा है। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है और भरतनाट्यम में मूर्ति कला से। भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी बारी से। ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है। कथक में दोनों है। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। इसी प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे से हिलाई जाती है, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में। उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू। मानिक पूछता है, खाली समय में आप क्या करते हैं? तो बिरजू महाराज बोलते हैं, खाली तो होता ही नहीं हूँ, नींद में भी हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगता है। अगर मैं नर्तक न होता तो शायद इंजीनियर होता। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफकेस में हरदम पेचकस और दूसरे छोटे मोटे औजार रखता हूँ। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी और मशीनें। बेटी दामाद चित्रकार हैं, उन्हें देख देखकर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया है। प्राय रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूँ। जब नींद से आंखें बंद होने लगती है तो ब्रश एक तरफ रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पिछले 2 वर्षों में लगभग 70 चित्र बनाए हैं। श्रेया पूछती है कि अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग ना चाहते हों तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिरजू महाराज बोलते हैं, आजकल के माँ बाप से मेरी विनती है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दें। जैसे अन्य खेल हैं वैसे ही यह भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन, समय का अंदाजा एवं सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये है हमारे बिरजू महाराज। तनुश्री पूछती है कि आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? बिरजू महाराज बोलते हैं, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई न कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो ज़रूर सीखो। मन की शांति के लिए यह बहुत ज़रूरी है। लय हमें अनुशासन सिखाती है, संतुलन सिखाती है। नाचने, गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से बिरजू महाराज से साक्षात्कार का यह साक्षात्कार खत्म हुआ और इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले किसी वीडियो में देखेंगे।